कहानी सुबह एक कैंप सीन से शुरू होता है, जहां एक आदमी पान बजाते हुए सारे लोगों को जगाता है। उसके कैंप में हम एक सोते हुए लड़के को देखते हैं। उसी के साइड में एक और आदमी होता है जो अपने जूते को देखते हुए कहता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। उसकी आवाज सुनकर पहले वाला लड़का अपनी आंखें खोलता है और कहता है, उफ क्या बकवास है, चुप रहो, इसका नाम एनक्रिड है और यही हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। वहाँ पर उसके जैसे काफी सारे लोग होते हैं। एनक्रिड कहता है, बहुत परेशानी के बाद मुझे इन बेवकूफों का स्क्वाड लीडर बनाया गया। इसके कुछ दिन बाद हम एक बैटलफील्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पर दो सेना एक दूसरे के समस्त खड़ी होती है। तभी उनका जनरल चिल्लाते हुए उन सभी को आक्रमण करने को कहता है। उसके इतना कहते ही वो दो सेना एक दूसरे पर आक्रमण कर देती है। उन्हीं के बीच में हमारा में कैरेक्टर एनक्रिड भी होता है। एक सैनिक उसके ऊपर अटैक करता है, पर एनक्रिड उसके पेट में एक लात मारकर उसे रोक लेता है। तभी एक और सैनिक उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे जमीन पर गिरा कर मारने ही वाला होता है कि उसका एक साथी उस सैनिक के गले को उसके धड़ से अलग कर देता है। यह मौका देखकर एनक्रिड अपने स्वॉर्ड की तरफ बढ़ता है। यह देखते हुए उसके दुश्मन सैनिक उसे मारने के लिए आती है। तभी कहीं से एक तीर आते हुए उसके पीछे के सैनिक को लग जाता है और उसकी जान बच जाती है। तभी एक और सैनिक अपनी तलवार लेते हुए उसकी तरफ आता है और अपनी स्वॉर्ड को उसके गले में डाल देता है। एनक्रिड खून ठोकते हुए जमीन पर गिर जाता है और मरते हुए कहता है, क्या सिर्फ इतना ही, मैंने जो इतना मेहनत किया, क्या वह सब आज इतना में हो जाएगा। तभी वहां पर एक मिस्टीरियस सा फ्लेम आता है। वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक धुंधला सा क्रिएचर होता है। वो खुद को पाता है कि वह किसी और ही जगह पर है। तभी वो प्रेजेंट में अपनी आंखें खोलता है। उसके बगल वाला आदमी कहता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। यह देखकर एनक्रिड काफी शॉक होता है। वह पाता है कि वो फिर से उसी समय में आ चुका है। इसके बाद हम फिर से बैटल फील्ड में देखते हैं, जहां पर एक सैनिक अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन एनक्रिड अपने सीड से उसे रोक लेता है। उसके साइड एक और स्वॉर्ड आती है जो उसके गले में आर पार हो जाती है। इसी के साथ अपना मेन कैरेक्टर फिर से मारा जाता है। फिर वह तीसरे टाइम ट्राई करता है, लेकिन वो फिर से मारा जाता है। इसी तरह चौथे अटेम्प्ट में वह बंदा फिर पैन की मदद से सारे लोगों को जगाता है। एनक्रिड अपने गले को पकड़कर कहता है, वो आर्मर सैनिक बार बार मेरे गले को टारगेट करता है। बैटलफील्ड में इस बार मुझे चौकन्ना रहना होगा। वो आर्मर सोल्जर अपने मेन कैरेक्टर की तरफ चला आता है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। वो आर्मर सैनिक ऊपर अटैक करता है। एनक्रिड अपने नजरों से उसे देखता है और अंत तक देखता ही रहता है, लेकिन लास्ट समय में अपनी आंखें बंद कर लेता है। नहीं, मुझसे यह नहीं होगा, जिसकी वजह से वह सैनिक अपनी स्वॉर्ड उसके गले में डाल देता है। अरे नहीं, मैंने यह क्या कर दिया। मेरे इतने कोशिशें के बाद भी अब फिर से मर रहा हूँ। मुझे अपने स्वॉर्ड्समैनशिप में थोड़ा और मेहनत करना चाहिए था, या फिर मैं इस चीज के लिए बना ही नहीं हूँ। मुझे यह सब छोड़कर शांति से मर जाना चाहिए। यह सब बोलकर खुद को डिमोटिवेट कर रहा होता है। तभी उससे हल्की भारी सी आवाज में कोई कहता है, क्या तुम सच में यही सोचते हो। एनक्रिड उसकी तरफ देखता है। यह वही मिस्टीरियस सा क्रिएचर होता है। क्या तुम यही सोचते हो, तो खुद को हारता हुआ महसूस करो और हार मान लो। एक ऐसी दीवार जिसे तुम कभी पार नहीं कर सकते। निराश होते हुए कहता है, क्या मैं ऐसा ही रहूंगा, मैं इतना ही कर सकता हूँ। नहीं, मैं इसे बदल कर ही रहूंगा। अगली बार मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। इसके बाद हम अगली सुबह देखते हैं। एनक्रिड को जो बोल रहा होता है, यह मेरा 8वां दिन है जो मैं इस टाइम को फिर से जी रहा हूँ। मैं चाहे जितना भी कोशिश कर लूँ, मैं उसके एक अटैक को भी दोच नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए। मुझे यह जगह छोड़कर चले जाना चाहिए। तभी वो सिल्वर हेयर बंदा कहता है, टीम लीडर, आज आप पहले जाग गए। आपके साथ कुछ हुआ है क्या।
नहीं तो तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? क्या कहा आपने प्रॉब्लम? मेरे जूते मेरे को आ नहीं रहे हैं। रेन तुम्हारे जूते में एक बग है। क्या एक बग? रुको मैं देखता अंदर हूँ। कुछ तो है। अरे ये तो सचमुच एक बग है। टीम लीडर ये कैसी हरकत है? इसे अपने ही डाला है ना? चुप रहो, मैंने अभी इसे तुम्हारे जूते में जाते हुए देखा था। ये 8वीं बार है जो मैं इस कीड़े की लाश देख रहा हूँ। क्या मैं इस दिन को कभी खत्म भी कर पाऊंगा? इसके बाद सीन कुछ साल पास्ट का दिखाया जाता है, जहां एनक्रिड की उम्र महत्व 8 साल होती है और उसके स्वॉर्ड्समैनशिप सीखने की इच्छा उसके बचपन से ही होती है। एनक्रिड हमें बताता है, मैंने स्वॉर्ड्समैनशिप एक ऐसे बंदे से सीखी है जो सेना में एक निचले रैंक का सैनिक हुआ करता था, लेकिन एक युद्ध के दौरान उसके पैर काटे जाने के कारण उसे सेना से निकाल दिया गया। इसके बाद वह हमारे गांव में आकर रहने लगा। फाइट के दौरान एनक्रिड अपने कोच को नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। उसका कोच उससे कहता है, एनक्रिड तुम तो इसमें काफी अच्छे हो चुके हो, बस इसी तरह मेहनत करते रहो, तुम कम से कम सेना में एक नाइट तो बन ही जाओगे। इस फाइट के दौरान एनक्रिड बिल्कुल हाफ रहा होता है और मन ही मन कह रहा होता है, क्या मैंने उन्हें हरा दिया? ये तो ऑसम है। इस तरह मैं अपने ड्रीम को अचीव कर लूंगा, बैटलफील्ड में एक चमकता हुआ सितारा बनने का। एक नाइट जो अकेले ही हजारों दुश्मनों को मार गिराएं। एक नाइट जो बैटलफील्ड को अपने इशारों पर रखता हो। एक ऐसा नाइट जिसे युद्ध खत्म होने के बाद भी याद किया जाए। मुझे लगा कि मैं इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट हूँ, लेकिन मैं गलत था। इसके कुछ महीने बाद एक बार में काफी सारे लोग होते हैं जो अपने मेन कैरेक्टर पर हर्ष रहे थे। उनमें से रेड हेयर वाला बंदा एनक्रिड से कहता है, तुम उस लड़के को देखो, वो नालायक अफसर घायल होकर आ जाता है। उसे एक कुत्ता तो मरता नहीं और वो नाइट बनना चाहता है। तुम तो एक ग्रूमर के भी लायक नहीं हो। एनक्रिड उनके बातों को सुनता है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं बोलता और अपने मन ही मन कहता है, मैंने अपने होमटाउन को छोड़कर किसी तरह एक सेना में शामिल हो गया, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। लेकिन एक टैलेंट ना होने के कारण यह नहीं है कि मैं कोशिश करना छोड़ दूं। इसी तरह मैं मेहनत करता गया और करता ही गया। इस दौरान मैंने अपनी स्वॉर्ड को न जाने कितनी हम देखते हैं एनक्रिड इसी दौरान एक वुल्फ मॉन्स्टर को भी हरा देता है। इन सालों के बीच एनक्रिड काफी बड़ा हो जाता है। फाइनली मैं मजबूत बन रहा हूँ। टैलेंट लेस होते हुए भी मैं एक नाइट बन सकता हूँ, लेकिन मेरा उम्मीद टूटा उसे दिन जब मैं मिला उससे। हम देखते हैं एनक्रिड की स्वॉर्ड छूट जाती है। एनक्रिड हैरान होते हुए सिर्फ देखता रह जाता है और उसकी स्वॉर्ड जो गिराया होता है वो एक छोटा सा लड़का होता है। जी हाँ, एक दूध पीता लड़का होता है। मेरा मतलब उससे तो छोटा है, तो बच्चा ही है ना। हे अनोस एक्सप्लेनर, मेरा नाम सही से प्रोनाउंस कर, नहीं तो ये स्वॉर्ड तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा। सॉरी भाई, तू तो बुरा मान गया। वह महानिश है, कहते हैं बुढ़े आदमी तुम तो बहुत कमजोर हो। एनक्रिड कह रहा होता है, क्या मैं एक बच्चे से हार गया, लेकिन यह तो सिर्फ 12 साल का है और तो इसने 6 महीने पहले से ही तो स्वॉर्ड सीखना शुरू किया था। और एक मैं मूर्ख हूँ जिसने 1 दशक अधिक समय तलवार चलाने में बिताया हो, इस हद तक कि मेरी हथेलियां भी छिल गई। क्या यह डिफरेंट है एक टैलेंट लेस और टैलेंट फुल लड़के में? क्या यहीं पर मेरा सारा मेहनत व्यर्थ चला गया? अब कोई रास्ता नहीं है। सीन शिफ्ट होकर चांदनी रात का दिखाया जाता है, जहां तारे टिमटिमा रहे थे, जिसे देखकर मन शांत हो जाए। उसी के नीचे एक बंदा अपनी ट्रेनिंग को जोरों शोरों से कर रहा होता है। ये बंदा एनक्रिड ही होता है। उस बात को अपने दिल पर रखकर अपने ट्रेनिंग को जोरों से कर रहा होता है। इसी तरह दिन से रात और रात से दिन होता रहता है। एनक्रिड चिल्लाते हुए कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने गोल को अचीव कर कार रहूंगा। अपने स्वॉर्ड से उसे पेड़ पर स्लाइस मारता है। उसकी हिम्मत देखकर उसकी स्वॉर्ड भी कांप जाती है।
फिर एनक्रिड रुकता है, बिल्कुल थका हुआ। वो देखता है उसके इतने सारे स्लैश के बावजूद उस पेड़ पर केवल कुछ कट ही आया होता है। आखिर मैं बाकी सारे लोगों से ज्यादा मेहनत करता हूँ, पर क्या टैलेंट इतना इम्पोर्टेंट है? मैं भले ही नाइट ना बन पाऊँ पर मैं हरन कभी नहीं। यह बोलकर अपनी स्वॉर्ड को उस पेड़ पर चलाता है। मैं एक नाइट ना बनो पर मैं कम से कम एक एक्सपीरियंस्ड सैनिक बनकर ही रहूंगा, और जब तक मैं इस चीज को अचीव नहीं कर लेता तब तक मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। इसके बाद हम सीधा 3 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां एनक्रिड साइप्रस डिवीजन का सेकंड कमान बन चुका होता है। और इन डिवीजन में भी काफी सारे डिवीजन होते हैं जिनके अलग अलग रैंक होते हैं, जिनमें पहले 4 कंपनियों की 4 प्लाटूनें और उसके नीचे 4 दस्ते आते हैं, और इस दस्ते में से दूसरे दस्ते का टीम लीडर है एनक्रिड, और ये सारे उसके टीम के मेंबर हैं। और इन सबको सीरीज के स्टार्टिंग में आप सब ने देखा ही होगा। एनक्रिड उसी के एक टीम मेंबर को बोलता है, जैक्सन क्या तुम यहीं रहने वाले हो? वो बंदा बोलता है, हाँ क्या है, क्या तुम मेरे बदली आज की ड्यूटी कर दोगे? जैक्सन एनक्रिड को घोर कर देखता है, फिर कहता है चलो ठीक है, लेकिन अगली बार तुम्हें मुझे इसका पे बैक करना होगा। तभी वहाँ रेम आते हुए कहता है, टीम लीडर क्या तुम उस बंदे से बात कर रहे थे? वो कमीना तुम्हें किस तरह घूर रहा था? एनक्रिड कहता है रेम। तभी रेम कहता है, टीम लीडर क्या तुम मुझ पर भी कुछ थोपने की कोशिश कर रहे हो? एनक्रिड थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, रेम हार्ट ऑफ द बीस्ट मैं इसे फिर से सीखना चाहता हूँ। रेम उसे हैरानी से देखता है और बोलता है, क्या आपने पिछली बार इसे सीखने की कोशिश छोड़ नहीं दी थी? आपको क्या लगता है कि अब यह काम करेगा? इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट का दिखाते हैं, जहां पर नॉरेटर हमें बताता है, नॉलेलिया वर्सेस एस्पेन क्लोज कॉम्बैट बैटल युद्ध फिर से शुरू हुई। मैं इस युद्ध में मारा गया, लेकिन इस जीवन में वापस आ गया और उसी दिन को बार बार जीने लगा। हालांकि जब भी मैं जीवन में वापस आया, मैंने रेम से हार्ट ऑफ द बीस्ट सीखने की कोशिश की, पर मैं अभी भी उसे तलवार की नोक को नहीं देख पा रहा हूँ जो मेरे सीने में घोंप रही है। अगले दिन बैटल का होता है, जहां फिर से सारी सेना होती है, और मैं इसे बताकर आप सभी को बोर नहीं करना चाहता हूं, तो हम जल्दी जल्दी कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां सारे सेना जोश में आते हुए एक दूसरे पर आक्रमण कर देती है। एनक्रिड कहता है, यह मेरा इसी युद्ध क्षेत्र पर 21वां मौका है जिसे मैं ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। यह बोलते हुए एक सैनिक को गिरा देता है। तभी एक दूसरा सैनिक हाथ में भला लेकर उसकी तरफ आता है और उस भले से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन एनक्रिड इसे पहले ही रियलाइज कर लेता है और अपने सर को ऊपर करके उस भले को डॉज कर लेता है। तो वह बंदा फिर से उसके ऊपर भले से अटैक करता है। इस बार एनक्रिड उसे अपने शील्ड से रोकता है। इसे रोकने के बाद एनक्रिड अपने एक साथी के तरफ देखता है और बोलता है, यह सोल्जर अभी मर जाएगा। हम देखते हैं इस बंदे के तरफ एक तीर आ रहा होता है। एनक्रिड कहता है, नहीं मैं उसे नहीं मरने दे सकता। वो तीर उस बंदे को लगने वाला होता है, लेकिन एनक्रिड उसके सामने आते हुए तीर को अपने शील्ड से ब्लॉक कर लेता है। वो बंदा अपने ही हीरो को देख रहा होता है, तो एक सैनिक अपनी तलवार लेकर उसे मरने आता है, पर एनक्रिड अपनी तलवार से उस बंदे को मार डालता है। यह काम कर गया, मैंने उस बंदे को मारने से बचा लिया। मैंने आज अपना पहला लक्ष्य पूरा कर लिया। अब बचा क्या है? हाँ, वह बंदा दूसरे सैनिक के सीने में बेरहमी से अपनी स्वॉर्ड गोपता है और उसके सीने से निकाल कर अपने एनक्रिड के तरफ करता है, कि मानो कह रहा हो कि अगली बारी तुम्हारी है। एनक्रिड उससे देखते हुए बोलता है, तुम बास्टेर्ड, तुमने मुझे कितनी बार मारा है, लेकिन इस बार नहीं। फिर वो रेम की बातें याद करता है, जहां रेम ने उससे कहा था, अगर तुम्हें हार्ट ऑफ द बीस्ट सीखना है तो तुम्हें अपने डर पे काबू करना सीखना होगा। आप अक्सर खतरनाक परिस्थितियों में अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, तो चलो बिना आंखें बंद किए इसे रोको। नहीं रुको, ये तो बहुत फास्ट है। फिर रेम बोलता है, आपको बहादुर बनने की जरूरत है,
इसलिए आसानी से उत्तेजित या अचंभित ना हो। अगर यह रियल फाइट में होता तो अभी तक आप मारे जाते। इसलिए एक ऐसा कमीना बनो जो मौत के बारे में कुछ भी ना जानता हो। क्या एक बीस्ट की तरह? हाँ, बिल्कुल एक बीस्ट की तरह। प्रेजेंट में वो आर्मर सोल्जर एनक्रिड के तरफ आ रहा होता है। एनक्रिड भी ठीक उसे ही देख रहा होता है और उसे देखते हुए कहता है, हार्ट ऑफ द बीस्ट, एक ऐसा जानवर जो मौत से ना डरता हो। क्या मैं मरने से डरता हूँ? नहीं, मैं मौत से नहीं डरता। मौत मुझे और भी ताकतवर बनाता है। यह कहते हुए उस आर्मर सोल्जर के अटैक से बच जाता है। एनक्रिड कहता है, ये बहुत करीब था, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। वो आर्मर सोल्जर यह देखकर हैरान हो जाता है, फाइनली मैंने आज उसके अटैक को दोच कर लिया। अब ये मेरी बड़ी है उसके ऊपर अटैक करने की। वो सोल्जर उसकी तरफ घूमता है। एनक्रिड चिल्लाते हुए कहता है, तू मर जा बस्टेड। यह कहते हुए अपनी तलवार उसके ऊपर चलने वाला होता है, लेकिन वो सोल्जर एनक्रिड के गले को वापस से चीर देता है। अगले सीन में एनक्रिड उसी क्रिएचर के सामने होता है। वो अपने मन में सोचता है, मैं इस कभी ना खत्म होने वाले दिन में फंस गया हूँ। क्या मुझे सिर्फ निराशा ही मिलेगी? वो क्रिएचर उससे कहता है, क्या तुम हार मान रहे हो? तो आओ नाव पर चढ़ जाओ, अपनी कमजोरी को स्वीकार करो और हार मान लो। क्या हार मान लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो दिन कभी नहीं आएगा तुम बास्टेड। इसके अगले दिन एनक्रिड कहता है, मैंने अपनी आंखों से उसकी तलवार लास्ट तक देखी और उसे चकमा दिया। मैं एक एक कदम आगे बढ़ रहा हूँ बास्टर्ड, तू बस मेरा इंतजार कर। बैटलफील्ड में इस बंदे के हाथों 33वें बार मरने के बाद मुझे इसका अटैक समझ आ चुका है। मुझे उसकी तलवार मेरे पास पहुंचने से पहले ही बचना होगा। डेमिट, वो अभी भी बहुत फास्ट है। गर्दन कटने के बाद एनक्रिड जमीन पर बैठ जाता है। उसके गले में एक पेंडेंट होता है जो उसके अटैक से टूटकर नीचे गिर जाता है। एनक्रिड हमें उस पेंडेंट के बारे में बताता है कि एक गांव में कुछ बीस्ट ने अटैक किया, जिन सबको मैंने मार डाला। मैंने उनकी मदद करने का फैसला किया क्योंकि मेरा सपना एक नाइट बना था और एक अच्छा नाइट हमेशा कमजोरों की मदद करता है। और उन सब को खत्म करने के बाद उस गांव का विलेज चीफ अपने हीरो को धन्यवाद कहता है और धन्यवाद के तौर पर एक पेंडेंट देता है। क्या एक पेंडेंट? वो ओल्ड मैन बताता है, ये कोई मामूली पेंडेंट नहीं है, इसने मेरे जीवन में मेरा काफी साथ दिया। तुम्हें देखने पर लगता है तुम्हारे जीवन में भी काफी सारी परेशानियां हैं। ये पेंडेंट तुम्हारे मुसीबतों में तुम्हारा साथ देगा। प्रेजेंट में एनक्रिड पेंडेंट को देखता है। क्या यही पेंडेंट आज के घटना को बार बार दोहरा रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने सपने को पूरा कर सकूं? तभी वो सोल्जर अपने हीरो से कहता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? रुको, मैं तुम पर थोड़ा मर्सी करता हूं तुम्हें खत्म करके। क्या मर्सी माई एस, तुम बस एक खूनी हो जो लोगों को मारकर एंजॉय करता है। कहानी फिर से उस पहलू से शुरू होता है। एनक्रिड रेम को कहता है, रेम, मैंने तुम्हारे जूते में एक कीड़ा डाल दिया है। क्या कहा तुमने बस्टेड? तुमने अपना दिमाग खो दिया है क्या? बातें करना बंद करो और बाहर आओ। चलो आज का ट्रेनिंग करते हैं। क्या कहा ट्रेनिंग? आज इसे क्या हुआ? बाहर ट्रेनिंग में रेम अपने दोनों हाथों में कुल्हाड़ी लेकर उसके ऊपर बार करता है। एनक्रिड गौर से उसके मोमेंट को देखता है और लास्ट एक सेकंड में उसे दोच कर लेता है। क्या उसने दोच किया हो? आप इसमें अच्छे हो रहे हो, लेकिन आप पूरा दिन करते क्या हो जो आपकी फिजिक्स इतनी अच्छी हो रही है? ये जरूर से तुम्हारे ही ट्रेनिंग का असर है। हालांकि हमने बैटल करते करते 10 टाइम फाइट कर ली है, लेकिन इतनी जल्दी से तुम्हारी रिफ्लेक्शन नहीं बढ़ सकती। और अपने मन में कहता है, ये मेरा अनुभव है जो मैंने उन सभी फाइटों से सीखा है। रेम, शायद से ये मेरा लक है जो मैं सब कुछ इतनी जल्दी सीख रहा हूँ। वैसे भी इसमें हैरान होने वाली बात क्या है, तुम्हारा लक कब से इतना अच्छा हो गया? रेम, चलो एक और फाइट करते हैं। क्या एक और फाइट? चलो हाँ, क्यों नहीं। उसके अटैक को डोज करता है। इवन मैंने डिमैन ऑफ द बीस्ट सीखा भी लूँ तो भी मैं मारा जाऊंगा अगर मैंने अटैक करना नहीं सीखा तो। आखिर आप कब तक इससे बचोगे टीम लीडर? रेम, सही कह रहा है, आखिर मैं इससे कब तक बचूंगा? मुझे भी अटैक करना होगा, पर कैसे? मेरे पास उस बस्टेड की तकनीक है। टीम लीडर, आपकी रिफ्लेक्शन कितनी ही तेज क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक आप मेरे ऊपर अटैक नहीं करोगे इसका कोई मतलब नहीं है। रेम, तुमने सही कहा, मैं इस वाले अटैक में अपना सब कुछ लगा दूंगा। एनक्रिड तलवार को पीछे करके अपने पैर से एक स्टैंड लेता है।
अब तुम क्या फूलिश कर रहे हो? एनक्रिड उस सोल्जर के अटैक पैटर्न को रेम के ऊपर ट्राई करता है, लेकिन रेम अपनी कुल्हाड़ी से उसे रोककर उसकी तलवार उससे दूर फेंक देता है। क्या मैंने अभी उस बस्टेड के अटैक को किया? मैंने उस बंदे के अटैक पैटर्न को कॉपी किया, या तो होना था उसके हाथों इतनी बार मर चुका हूं कि मेरा शरीर अभी भी उसे याद रखे है। क्या यार, इसमें कुछ खोने के लिए भी होना चाहिए था। खैर छोड़ो इसे। अब तक आपने मुझे जो कुछ भी दिखाया है, उसमें अभी जो आपने छोरा घूपने वाला अटैक दिखाया है, वो सबसे अच्छा है। लेकिन इसमें अभी भी कुछ गलतियां हैं जिसे आपको सुधारने की जरूरत है। बेशक आप जब भी यह अटैक करना तो अपनी स्वॉर्ड को टाइटली पकड़ना, जिस वजह से आपका अपोनेंट आपकी तलवार नहीं गिरा पाएगा। और एक चीज और, ये कुछ ऐसा है कि आप अपने आप पर बहुत संदेह करते हैं। आपको खुद पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए। ठीक है, मैं इसे ध्यान रखूंगा। अगर तुम इसे अच्छे से मास्टर कर लो तो कोई भी बंदा इससे नहीं बच सकता। और ये याद रखे, आने वाले जंग में अपनी तलवार पर पकड़ ना खोए। भले ही रेम ने मुझे समझाने में काफी सारी गलतियां की, फिर भी मैं समझ गया कि उसका क्या मतलब था। अगले दिन बैटल में वो सोल्जर अपने तलवार से वार करता है, लेकिन एनक्रिड उसे अपने शील्ड से रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बार में बहुत ही ज्यादा पावर होती है, जिस वजह से वो उसे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है और उसक तलवार उसके गले में लग जाता है। डैम, उसके अटैक में बहुत ही ज्यादा पावर है। मुझे खुद पर और भी भरोसा करने की जरूरत है। मुझे उसे मारने के इरादे से तलवार चलानी होगी। तुम्हें इसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, इसमें धीरे धीरे ध्यान लगाओ। मैं इसमें धीरे धीरे ध्यान नहीं लगा सकता जबकि उसके हाथों इतनी बार मर रहा हूं। मुझे आगे बढ़ना ही होगा, भले ही ये एक एक कदम ही क्यों ना हो। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं, पर एनक्रिड मरता ही रहता है। 3 महीने, 4 महीने, इस तरह दिन पर दिन बीतता रहता है। लेकिन फाइनली 124वें दिन एनक्रिड रेम के ऊपर अटैक करने में कामयाब हो जाता है। रेम उसके इस अटैक से थोड़ा चौंक जाता है। एनक्रिड इस अटैक को करने में अपनी सारी ताकत लगा देता है। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे हाथों से खून बाहर आ रहा है। तुम पागल आदमी, इस तरह हंसना बंद करो। एनक्रिड उस अजीब से हंसी में कहता है। फाइनली मैंने उस कमीने के वार को काबू कर लिया। एनक्रिड चिल्लाते हुए उस बंदे के ऊपर वार करता है। वो बंदा भी अपनी तलवार से उसके ऊपर वार करता है। एनक्रिड अपनी तलवार सीधा उसके निक पर मरने की कोशिश करता है, पर उसका तलवार उसके हेलमेट से टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती है और उस सोल्जर का बार उसके गले में लग जाता है। सेठ, मेरा पहला प्रयास बर्बाद हो गया, लेकिन मैं अपने पलके नहीं झपकाऊंगा। अपनी तलवार नहीं छोड़ूंगा। हर बार जब हम तलवारें भिड़ाते थे, से लेकर अभी हुई फाइट वार तक जो कुछ भी हुआ, वो सोल्जर बोलता है, ऐसा लग रहा है कि न जाने मैंने तुम्हें कितनी बार मारा है। लेकिन हम उसके चेहरे पे थोड़ी घबराहट देख सकते हैं। तो चलो अब शांति से मर जाओ, कल का सूरज तुम नहीं देखोगे। उस सोल्जर का तलवार हमारे हीरो के सामने होता है, लेकिन एनक्रिड तब भी अपनी आंखें झपकाता नहीं। याद रखना, तुम मरने वाले हो, मेरे लिए कोई कल नहीं होता। ठीक है, मैं इसे तुम्हारे लिए याद रखूंगा। हा हा हा, हंसते हुए अपनी तलवार उसके सीने में धांसा देता है। फिर हम उस पेंडेंट को देखते हैं। समय को उसी दिन पर ला देता है। शुरुआत में हम एक कीड़े को देखते हैं जिसे एक बंदा अपने पैरों से कुचल देता है। मैंने ऐसे कुछ देर पहले तुम्हारे जूते में जाते हुए देखा था। ओह धन्यवाद, अगर तुम आभारी हो तो मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले लो। क्या वो मुझे इतनी लापरवाही से आदेश क्यों दे रहा है? 125वें दिन। गाइस, सब कहानी में मजा आने वाला है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखो। बैक टू टॉपिक। अरे बड़ी बड़ी आंखों वाले, यस स्क्वाड लीडर, मुझे कुछ आर्मर, शील्ड और डैगर चाहिए। मैं बाद में तुम्हें इसका पे बैक कर दूंगा। क्या बाद में? पर स्क्वाड लीडर, आप जानते हो कि मेरे यहाँ कोई उदारी नहीं चलती। ठीक है, मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ। वैसे मैं आमतौर पर किसी पर उपकार नहीं करता, तुम्हें पता है ना? क्या स्क्वाड लीडर कभी अपने आदेशों को लेकर इतना आक्रामक रहा है? खैर, तुम हमेशा अपने काम उस पर थोपते थे। तुम असली कमीने हो। क्या कहा तुमने? क्या तुम मेरी कुल्हाड़ी चखना चाहोगे? तभी वहीं पर एक सफेद बालों वाला बंदा बोलता है, मैं आप पर अपना ब्लेसिंग करता हूँ ब्रदर। रेम कहता है, हाँ, उसे तुम्हारी ब्लेसिंग की ज्यादा जरूरत है। वो आदमी आज अजीब व्यवहार कर रहा है। दूसरी तरफ एनक्रिड सोच रहा होता है, वो आदमी आमतौर पर इतना तीव्र नहीं होता,
हर बार जब मैं मरता हूं तो मुझे अंतहीन दर्द का अनुभव होता है। अगर क्या हो मैं उसे हरा नहीं पाया तो क्या मैं उसे हरा भी पाऊंगा? या फिर मैं यह सब छोड़कर सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश करूं तो क्या मैं इस दिन को पार कर पाऊंगा या फिर मैं इसी दिन से जागूंगा? मैं अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका हूं, पर क्या मैं इससे खुश रहूंगा? नहीं, ये मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे इसे पार करना ही होगा। यह मेरे सामने एक वॉल है जिसे मुझे पार करना है, मैं इसे अपनी तलवार घोंपना चाहता हूं। एनक्रिड अपनी तलवार से उस पेड़ पर काफी सारे गरहे कर देता है। आई वोंट अबैंडन, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इस तरह एक ऐसा मोमेंट आता है जब वो अपनी तलवार से उस पेड़ के 2 टुकड़े कर देता है। कल अगले दिन एनक्रिड बैटल के लिए तैयार होता है। सीने पे डैगर, पैरों में आर्मोर, हाथों में शील्ड और आंखों में बदले का जुनून लेकर। फिर कुछ सोल्जर वॉर हॉर्न बजाते हैं। हम इसमें एनक्रिड के सारे टीममेट को देखते हैं, जिन्हें देखने के बाद तो लग ही नहीं रहा है कि ये बैटलफील्ड पर है। और इन सब से आगे एनक्रिड होता है, इसमें हमारा हीरो ही होता है जो इस जंग के लिए सीरियस है। फिर से सारे सोल्जर एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। एनक्रिड भी अपने एक अपोनेंट से फाइट करने लगता है। एनक्रिड कहता है, मेरे पास कोई स्किल्स नहीं है, लेकिन मैं अपने शील्ड और डिफेंस इन चीजों की वजह से इस लड़ाई में जिंदा रहने में कामयाब रहा। इस बार मेरी तैयारी और मेरा लक दोनों मेरे साथ है। इस बार मेरा माइंड बिल्कुल शांत है। 46वें दिन मेरा कंधा इस सोल्जर के वेपन के थ्रू टूट गया था। 47वें दिन एने इसके वेपन से बचने के लिए नीचे झुका, लेकिन इसने मेरा सर को चल दिया। इसलिए इस बार उसके वेपन से अटैक करने से पहले मैं उस पर वार करूंगा। 71वें दिन एक सोल्जर ने मेरा पैर काट दिया। मैं इसके बार के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे अपने आर्मोर पर रिलाई करना होगा। उस सोल्जर का तलवार एनक्रिड के पैर से टकराता है, पर उसके आर्मोर के वजह से उसके पैर को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद एनक्रिड अपने शील्ड के थ्रू उस सोल्जर को जमीन में गाड़ देता है। 92वें दिन मेरा सिर एक कुल्हाड़ी के वजह से फट गया था। अगर उसे जिंदा रहने दूंगा तो ये बंदा मेरे और उस सोल्जर के साथ मेरी लड़ाई में बाधा डालेगा, इसलिए मुझे उसे जिंदा रहने देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने ट्रेनिंग के दिनों में डैगर फेंकने का प्रशिक्षण लिया है, इसलिए ये इतना कठिन नहीं होना चाहिए। यह कहकर एक डैगर उसकी तरफ फेंकता है, जो जाकर सीधा उसके सर में लगता है। चलो, ये तो खत्म हो गया, अब मुझे वेल की मदद करनी चाहिए। फिर हम वेल को देखते हैं, जो एक सोल्जर से फाइट कर रहा होता है। तभी वो अपने पीछे एक एरो आता हुआ देखता है। क्या एक एरो मेरे पास उसे रोकने का समय नहीं है? मुझे इसे अपने ऊपर लेना ही होगा। लेकिन तभी उस आते हुए एरो हमारा हीरो अपनी सील से रोक लेता है। स्क्वाड लीडर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? यह बोलना ही है कि उसके सामने वाला सोल्जर अपनी तलवार से उसे मारने वाला होता है, पर एनक्रिड उसी समय उसके गले को काट देता है और कहता है, अब मुझे उस वॉल डॉट को पार करने का समय आ गया है। वो सोल्जर भी अपनी शार्प आंखों से हमारे हीरो की तरफ देखता है, हमारा हीरो भी उसे देखता है, दोनों आमने सामने होते हैं। फिर वो सोल्जर अपनी तलवार से हीरो के ऊपर एक बलो देता है, जिसे एनक्रिड अपने शील्ड से ब्लॉक करता है। लेकिन उसके अटैक में इतना ज्यादा पावर होता है कि उसके एक ही अटैक में वो शील्ड टूट जाती है। सिर्फ उसके अटैक ब्लॉक करने से कुछ नहीं होगा, मुझे उसे हराने के लिए कोई मौका ढूंढना होगा। फिर से वो सोल्जर अपनी तलवार से एनक्रिड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार एनक्रिड अपनी तलवार से उसे रोकता है और अपने मन में कहता है, दिखने में तो यह सोल्जर नॉर्मल सा है, लेकिन इसकी ताकत किसी अन्य सैनिक से काफी ज्यादा है, लगभग इसका लेवल प्रोडिजी का तो होगा ही। क्या वो मेरे बार को अभी भी रोक रहा है? मुझे लगा कि वो मेरे ऊपर अटैक करने आ रहा था, फिर अभी उसने उससे रोका क्यों? लगता है इसके पास एक्चुअल फाइट का अनुभव नहीं है, इसलिए वो सिर्फ डिफेंस पे ध्यान दे रहा है। पर तभी एनक्रिड उसे गलत साबित करते हुए उसके सिर में एक हेडबर्ड मार देता है। फिर वो अपने पैर में रेत लेकर उसके आंखों में झोंक देता है और इसके बाद उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन वो सोल्जर आंखों में रेत जाने के बाद भी अपनी आंखें बंद नहीं करता और अपने हीरो को देखते हुए वो भी उस पर अटैक करने के लिए जाता है और अपनी तलवार उसे भौंकने की कोशिश करता है,
लेकिन एनक्रिड अपनी गर्दन साइड करके उससे बच जाता है, जिस वजह से वह सोल्जर थोड़ा दूर चला जाता है। पर उसी समय वो सोल्जर घूमता है, एनक्रिड भी उसकी तरफ घूमता है। मुझे अब पता चल गया मुझे क्या करना है। वो सोल्जर अपनी तलवार उसकी तरफ करता है, एनक्रिड अपनी तलवार उसकी तरफ करता है। एनक्रिड कहता है, मैं इसमें सब कुछ लगा दूंगा। दोनों की तलवार एक दूसरे से टकराती है, पर इस जगह पर हीरो का लक काम करता है और उस सोल्जर की तलवार टूट जाती है। फिर यहाँ से कुछ दूरी पे एक बंदा अपने हाथों में बोएरो लेकर खड़ा होता है और उसका एम हमारे हीरो के तरफ होता है। फिर वह उस एरो को छोड़ देता है और इस तरफ वो सोल्जर अभी भी चौंका होता है कि अभी क्या हुआ। उसके हाथों से वो बचा हुआ स्वॉर्ड भी गिर जाता है। फिर एनक्रिड उसे देखते हुए कहता है, फाइनली मैं जीत रहा हूं। पर हम देखते हैं उस बंदे का एरो हमारे हीरो के बिल्कुल नजदीक आ चुका होता है और उसे लगने वाला होता है। पर उसी समय एक कुल्हाड़ी आकर उस एरो को लगता है और वो एरो उसी समय दो टुकड़ों में टूट जाता है। फिर से हम इस सोल्जर की तरफ देखते हैं जिसके गले में एक तलवार घुसी होती है। रेम चलते हुए कहता है, मैं उस एरो बस्टेड को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मरने जा रहा हूं। तभी जैक्सन रेम को बोलता है, बहुत देर हो चुका है, अपनी ताकत बर्बाद मत करो। दूसरी तरफ एनक्रिड अपनी तलवार उस सोल्जर के गले में डाले होता है। वो सोल्जर तो इस समय भी चौंका होता है। इस समय वो सोल्जर इतना चौंका होता है कि उसके गले से चीख भी नहीं निकलती। बाकी सारे सोल्जर अभी भी एक दूसरे को मार रहे होते हैं और वो सोल्जर हमारे हीरो के सामने घुटने पे होता है। उसे इस हाल में देखने के बाद एनक्रिड चैन की सांस लेता है। फाइनली इतनी बार मरने के बाद आज यह बंदा उसी जगह है जिस जगह में हुआ करता था। नियति हमें वापस से आज इस जगह लाई है। बस फर्क इतना सा है कि इस बार तुम मेरे हाथों मर रहे हो। चलो मैं तुम्हारे लिए इसे आसान बना देता हूं। ये कहकर अपनी तलवार से एक स्लैश लगा देता। दूसरे सीन में हम उसकी गर्दन हवा में उड़ते हुए देखते हैं। उस सोल्जर को मरने के बाद हीरो अपने चेहरे पर एक बड़ी सी खुश मिजाज स्माइल करता है। इसके बाद हम उस दीवार को देखते हैं जो टूटकर नीचे गिर रहा होता है। उस दीवार के दूसरी तरफ हीरो अपने घुटने पे रहता है। फाइनली मैंने उसे दीवार को पार कर लिया, पर उसका ये समय ज्यादा देर तक नहीं टिकता क्योंकि उसके पीछे कोई चीज आकर बहुत ही जोर से हिट करता है। हम उस बंदे को देखते हैं जिसने यह चीज फेंका होता है। वो एनिमी कुछ ज्यादा ही अजीब होता है। एनक्रिड ब्लो खाने के बाद चीखते हुए जमीन पर गिर जाता। रेम कहता है, एस्कोड लीडर खुद को संभालो, तुम फ्रॉग वॉरियर। उफ, मेरा हाथ टूट गया। बो फ्रॉग वॉरियर हीरो को बोलता है, मैंने इसे बड़ा करने में काफी मेहनत किया था। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम जैसे किसी ने उसे हरा दिया। आवेश में एनक्रिड कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या उसे मैंने मारा है? अच्छा तो उसे तुमने मारा है तो अब मरो। पर बीच में रेम जाकर उसके अटैक को रोक लेता है। उसके वॉरियर कुछ कदम पीछे चला जाता है। फिर रेम अपनी कुल्हाड़ी से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो वॉरियर अपनी तलवार से उसे रोक लेता है। रेम अपने तीत को चिपते हुए उसे देखता है। वो बंदा भी अपनी डरावनी शक्ल से उसे देखता है। फिर वो दोनों एक दूसरे पर स्लैश पे स्लैश कर रहे होते हैं। एनक्रिड के तरफ एक सोल्जर उसे मारने वाला होता है, लेकिन उस जगह पर जैक्सन आते हुए उस सोल्जर को खत्म कर देता है। वो दोनों फाइट करते करते एक दूसरे से थोड़ा दूरी पे चले जाते हैं। रेम उस वॉरियर से बोलता है, अगर तुम हमारे एस्कोड लीडर का सिर चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरी अनुमति लेनी होगी। क्या एस्कोड लीडर वो कमजोर आदमी तुम्हारा कमांडर है? तुम नहीं। रेम अपने मन में सोचता है, फ्रॉग्स वॉरियर रेस ये सिर्फ युद्ध के लिए ही पैदा हुई है और ये वॉरियर काफी स्किल लग रहा है। मुझे किसी तरह इस कमबख्त फ्रॉग को हराना होगा। और दूसरी तरफ ये वॉरियर भी सोच रहा होता है कि ऐसे तुच्छ बैटलफील्ड में एक इसके जैसा वॉरियर क्यों है? क्या ये सच में उस आदमी को बचाना चाहता है? रेम अपनी एनर्जी निकलते हुए कहता है, अगर तुम्हें हमारे एस्कोड लीडर को मारना है तो तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। ये बैटलफील्ड इसके लायक नहीं है कि मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। अभी के लिए तो मैं जा रहा हूं, हम अगली बार फिर मिलेंगे। ओ कायर, तुम कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। दूसरी तरफ जैक्सन एक सोल्जर से फाइट कर रहा था, पर रेम वहां आते हुए उस सोल्जर को मार देता है और जैक्सन से कहता है, अपने पीछे देखो। एक सोल्जर जैक्सन को मरने की कोशिश करता है,
लेकिन सफेद बालों वाला बंदा उस सोल्जर को मार देता है। इसी तरह उसके सारे टीममेट एक दूसरे को मदद करते हुए बाकी सारे सोल्जर को मारते हैं और अपने एस्कोड लीडर को बचाते हैं। एनक्रिड उन्हें फाइट करते हुए देखता है और यह भी कि वो किस तरह मेरी मदद कर रहे हैं। दुश्मन सेना खुद को हारता देख वहां से भागने लगती है। एनक्रिड खुद को जीतता देखा अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर वो चारों तरफ अंधेरा देखता है। तभी वहां पानी गिरने की आवाज आती है। जो आवाज सुनकर एनक्रिड अपनी आंखें खोलता है, वो खुद को उसी जगह में पाता है। तभी उस क्रिएचर की आवाज अपने हीरो के कानों में सुनाई देती है, तुम एक दिन जीवित रहने में कामयाब रहे, लेकिन बस इतना ही, क्योंकि तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे। वे दीवार आपके रास्ते में आती रहेगी। तुम्हारी किस्मत निराशा और हार मान लेना है। मैं अपने भाग्य को बदलना चाहता हूँ। मैं कभी जिस दीवार को पार करना चाहता था, आज उस दीवार को पार कर चुका हूँ। आगे मेरे लिए ऐसी दीवारें आते रहेगी, पर मैं फिर भी उन्हें पार करता रहूंगा। वो क्रिएचर बोलता है, मैं बेसब्री से उस दिन का इंतजार करूंगा जब वे आंखें और महत्वाकांक्षा से भरी हो, पूरी तरह से अपना प्रकाश खोते हुए। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मुझे जरूर बताना कि आप सभी को मेरा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसके आगे के वीडियो को मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यू।